बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत सार्क ममालिक के सरबराहों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने भारतीय वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। इस अंदाज पर कई सवाल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भारत जाना कोई मामूली फैसला नहीं था। वो बहुत कुछ दांव पर लगा कर गए हैं, अपना मुस्तकबिल भी और अपनी हुकूमत भी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद और फैसलाबाद में कामयाब जलसे करने के बाद अब सियालकोट में मैदान लगाएगी। इमरान खान के जलसे भौंचाल पैदा कर सकते हैं। एमक्यूएम बैक वक्त कई मसाइल का शिकार है। लंदन में अल्ताफ हुसैन हदफ हैं तो यहाँ हुकूमत में शामिल हो के भी कारकुन निशाना बन रहे हैं, मगर क्यों? नरेंद्र मोदी ने भारतीय वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत सार्क ममालिक के सरबराहान और अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई इस तकरीब में शरीक थे। इस तकरीब की जहां हिंदुस्तान की फिल्मी और सियासी शख्सियात रौनक बढ़ा रही थी, वहीं भारत के मारूफ कारोबारी अफराद की शिरकत वहां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी के मानी वाज़े कर रही थी। भारत दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जिसके लिए तिजारत को आला दर्जे तक पहुंचाने बगैर इसका गुजारा मुमकिन नहीं। नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी का इस अंदाज में होना, एक तासुर यह भी बयान किया जा रहा है कि भारत ने अपने हमसाया ममालिक को नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत देकर खुद को खित्ते का चौधरी होने का तासुर देने की कोशिश की है। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों पहलू ही नरेंद्र मोदी की शख्सियत के नुमाया वस्फ हैं, जिन्होंने 13 साल अपनी गुजरात की वजारत आला के दौर में खुलकर दिखाए हैं। आरएसएस की तरबियत ने उन्हें ताकत हासिल करने और दुश्मन को तोहतेक कर देने के गुर सिखाए। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और वहां की मुआशी तरक्की उनकी इसी तरबियत का समर है। नरेंद्र मोदी भारत के विफाक में आकर खुद को गुजरात से नहीं निकाल पाएंगे। यहां भी वो ताकत, सिर्फ और सिर्फ ताकत पर ही इक्तफा करेंगे। ये ताकत पैसे की भी होगी और जर्ब लगाने की कुव्वत की भी, यानी वो बैक वक्त तिजारत और दुर्गत की पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे। पाकिस्तान के रास्ते तिजारत भी करेंगे और पाकिस्तान को दबाने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार कैसी होगी, आज की तकरीब और इसका अंदाज अपने अंदर क्या क्या पैगाम लिए हुए है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिफारती तज्जिया निगार बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जनाब ज़फ़र हिलाली। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो आज की तकरीब थी, पहली दफा सार्क ममालिक के सरबराहान को बुलाना, बांग्लादेश की सरबराह नहीं आई, क्या यह तासुर देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की जानिब से कि इलाके का चौधरी मैं हूंगा? हाँ जी, एक किस्म का तमाशा था। और अगर वो अपनी लीडरशिप को ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि वो लीड करेंगे, मेरे ख़्याल में ये बड़ी दूर की बात है। पहले तो वो आएँ और बताएं अपने पॉलिसीज़ से, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से कि वो वाकई एक लीडर हैं, एक स्टेट्समैन हैं। अब तक जो हमने देखा है उनको पोलिंग हस्टिंग्स पे और ड्यूरिंग द कैंपेन, ये तो एक अजीब से आदमी थे। ये तो उधर लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही थी, मिसाल के तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब मैं आपको 3-4 वाक़या दे सकता हूँ, मगर मैं नहीं दूंगा, सबको पता है। ये हसीना वाजिद इसलिए नहीं आई मेरे ख़्याल में कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, वो जो बांग्लादेश रेफ्यूजीज़ आ गए हैं आसाम में, इसलिए वो नहीं आई। तो देखिए, मोदी साहब को अपना काम सीखना पड़ेगा और फिर बैठ के उनको अपने पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगे। और अगर ये इस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बताना चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान सबके साथ चलना चाहता है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताना चाहते हैं कि मैं लीडर हूँ, वो तो लीडर को आपको यू हैव टू अर्न दैट पोजीशन, आप कह नहीं सकते। सिर्फ जो इलेक्शन में वो कौम परस्त तकरीरें करते रहे, उनका अब जो हलफ बर्दारी में जो एक अंदाज नजर आ रहा था वो मुख्तलिफ था। पाकिस्तान से जो नफरत भरी तकरीरें थी, क्या वो सिर्फ इंतखाबात के लिए थी या आगे भी चल के भी वो नजर आएगा? देखिए, बात असल ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था इसलिए वो कुछ कह दिया, अब वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो बदल जाएगा। मैं नहीं समझता कि लोग ऐसे बदल सकते हैं ओवरनाइट। ऐसी मेटामॉर्फोसिस, ऐसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। देखिए, ये 63 साल का आदमी है और उसमें से 40-45 साल उसने आरएसएस का मेंबर रहा है। हम जानते हैं उन्होंने क्या किया। आज भी एक भी मुसलमान, 282 सीट से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था उनका जो इलेक्ट होके आया आउट ऑफ 282 में से। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं, और ख़ास तौर उनका बिफोर प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले जो उनके कार्रवाई थी। तो अब 2-3 महीने लगेंगे मेरे ख्याल को पता करने के लिए कि भाई ये क्या है, ये क्या पॉलिसीज़ हैं और कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है और क्या आ सकता है कि नहीं।
अगर आप जिस तरह कह रहे हैं उनकी तबीयत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, एक शो ऑफ था ये सारी तकरीब, तो फिर वहां पर भारत में जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा? देखिए, मुसलमान एक 200 मिलियन, 150, पौने 200 मिलियन की एक माइनॉरिटी है, साइजेबल माइनॉरिटी है, मगर मुसलमानों का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है अभी बहुत कम हो गया है। अगर 15% है हिंदुस्तान के पॉपुलेशन पे, आप किसी सेक्टर में चले जाएं, किसी स्फीयर ऑफ लाइफ में चले जाएं और आप देखेंगे 2 और 4% से ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो मुसलमानों की हालत हुई है वो तो दलित और अनटचेबल से भी बदतर डाउनवर्ड प्रोग्रेशन हुआ है। और इसीलिए हुआ है कि ये काउ बेल्ट में आजकल जो हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, दे आर इन पावर। ये क्या है मोदी? ये हिंदू नेशनलिस्ट है। देखिए, लोग इसको कभी कभी वाजपेयी के साथ कंपेयर करते हैं। वाजपेयी एक दूसरा किस्म का आदमी था, इंटेलेक्चुअल था, पोएट था। वो इसका सोच और ख्याल नहीं था। ये तो एक पॉलिटिकल वर्कर है जो 20 साल काम थी, 40 साल आरएसएस में रह के ये आया है ऊपर, और कंप्लीट टोटली कॉर्पोरेट इंडिया का ये पिट्ठू है। उन्होंने इतना पैसे उसको दिया है, इतना मदद किया है, क्या क्या नहीं किया है कॉर्पोरेट इंडिया मोदी के लिए। तो मेरे ख्याल में ये भी समझना, जैसे लोग समझते हैं कि ये इसलिए चाय वाला था, खुद गरीब आदमी था, गरीबों का करेगा, किधर करेगा? गुजरात में 33% जो पुअर हैं वो मेल नरिश्ड हैं। और बाय द वे, ये जो लोग कहते हैं कि गुजरात की डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त रही, 30 स्टेट्स हैं इंडिया में से गुजरात नंबर 12 था, नंबर 1 नहीं था, 2 नहीं था। नंबर 1 कौन था? कराला। नंबर 1, 2 कौन था? तमिलनाडु। क्यों? इसलिए कि उधर कराला में तो एक मुस्लिम लीग गवर्नमेंट है, हो सकती है और थी एक ज़माने में। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब को ये सब सबक सीखना चाहिए, और अगर सीख सकते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इलाही साहब। नरेंद्र मोदी हिंसा पसंद हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, और उनकी माशी बेहतरी का जो ख्वाब है वो कैसे पूरा होगा अगर वो हमसायों से बुरे ताल्लुकात रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए भारत जाना कोई मामूली फैसला नहीं था। वो बहुत कुछ दांव पर लगा कर गए हैं, अपना मुस्तकबिल भी और अपनी हुकूमत भी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दाद देने को जी चाहता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर मेहमान बनकर भारत चले गए। हालांकि मुल्क में नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करने या ना करने के बारे में मिली जुली राय पाई जा रही थी। एक तरफ बाएं तरफ वाले थे, इन बाएं तरफ वालों की बात ही क्या है। भारत की तोपें आग भी बरसाती हों, ये कहेंगे इधर की तोपों को सुला दिया जाए और जवाब में गुलदस्ते भिजवाए जाएं। उधर गोलियों गालियां की भी बुछाड़ हो रही हो, ये कहेंगे कि नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते। दूसरी तरफ दाएं तरफ वाले थे, दाएं तरफ वालों के क्या कहने। भारत भूले बसरे से ही कोई खैर की बात कर दे, उनके मुंह से अंगारे ही निकलते हैं। भारत मुज़ाकरात की बात करे, ये हिंदू की मरम्मत की बात करेंगे। वो अच्छी हमसायगी के लिए कोई कदम उठाए, ये लाल किले पर झंडा लहराने का ख्वाब देखते हैं। गोया नवाज शरीफ साहब को भारत जाने के लिए जो इतनी मगजमारी करनी पड़ी, इसकी वजह यही दाएं तरफ वाले और बाएं तरफ वाले थे। कहीं बाएं तरफ वालों की खुशगुमानियां गलत साबित ना हो, या फिर दाएं तरफ वालों को यह ना कहने का मौका मिल जाए कि नवाज शरीफ गद्दारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ दरअसल गद्दारी के इल्जामात के खदशात को पांव की ठोकर मार के भारत गए, वरना बदखान जमहूर का माजी हमारे सामने है। बेनज़ीर भुट्टो तरसती रही कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आए, मगर उनके सर से गद्दारी की लटकती तलवार नहीं हटाई गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 90,000 कैदी छुड़वा के ले आए, मगर हम उनकी लाश के मुआयने करते रहे कि वो मुसलमान हैं भी या नहीं। नवाज शरीफ दाएं तरफ वाले हो के भी वाजपेयी को लाहौर ले आए, मगर हम कारगिल की चोटियों पर चढ़ गए। अब के क्या होगा मालूम नहीं, मालूम भी नहीं और शायद अब परवाह भी नहीं कि जिसने जो करना है कर ले। हुकूमत अपने तई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वही सब कुछ करेगी जो वो सही समझती है। शायद नवाज शरीफ बेखौफ हो गए हैं, मगर देखने वाले देख रहे हैं कि नाटका बंद करने वाले पूरी तरह हरकत में हैं। ना जाने चौधरी शुजात साहब के जी में क्या आई, खुद तो अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान आने की दावत देते हैं और उधर कहते हैं कि नवाज शरीफ भारत गए हैं तो गुजरात फसादात के मुसलमान शहदा की कब्रों पर फूल चढ़ा कर आए। शायद ये इसका वक्त नहीं, और वैसे भी दीवानगी के मारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना ताकतवर होना चाहिए कि बरसगीर में मुसलमान के खून की हुर्मत मनवा सके, और वो वक्त यूं यकतरफा हसद व बुग़्ज़ से नहीं बल्कि काम करने से आएगा, इल्म हिकमत से आएगा, तिजारत से आएगा। नवाज शरीफ का भारत जाना सियासी गलती है या दानिशमंदी, पूछते हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा से। कामिल अली आगा साहब, आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ गलती पर हैं या दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाकर?
पहली बात तो उसामा ये है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि अहम इशू पे बात करने के लिए मुझे आपने मौका दिया। मियां नवाज शरीफ के दौरा भारत की बात तो कुछ ऐसे है कि अगर नरेंद्र मोदी उनको दावत ना भी देते तो शायद वो खुद वहाँ चले जाते और ये कहते कि मैं दोस्ती निभाने के लिए आया हूँ और दोस्ती का आगाज़ करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो एजेंडा आज का नहीं है, 2009 से पहले से ये तैयार हो चुका है और ये वाशिंगटन में तय हुआ था। इसके अंदर जो अहम प्लेयर थे वो भारत था, पाकिस्तान था और पाकिस्तान की और भारत की पॉलिटिकल क़यादत थी, जिसके अंदर शायद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने लब्बैक नहीं कहा और पिछली हुकूमत पाकिस्तान की उसने भी नहीं कहा। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो आज वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, इनकी जमात ने इसलिए कबूल कर लिया कि इनको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी। इनके मुतल्लक नवाज शरीफ के मुतल्लक ये कहा जाता था कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। आपको याद होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे तबसरे साहब की तबसरे और एक कंसेंसस था इसके ऊपर कि अमेरिका और उसके अलाइज ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं जिनके मुतल्लक कोई भी कामिल आगा साहब, राय मुशर्रफ साहब ने भी तो वाजपेयी से हाथ मिलाया था। क्या वो सही थे या वो भी गलत कर रहे थे? मैं आपको थोड़ी सी अगर आप मौका दें तो आपको सारी वजाहत हो जाएगी। तो इक़्तिदार में आने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि मैं प्रेडिक्टेबल हूँ, आप मुझे एजेंडा दें, मैं उस पर कारबंद रहूँगा। तो फिर ये एक स्कीम चली कि इंडिया के साथ जो है वो ताजराना तल्लुकात जो हैं, वो ट्रेड के तल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाएं और उसके अंदर उसके नीचे उस शैडो के अंदर पाकिस्तान की अफवाज की तजलील की जाए, उस पर डोमिनेट हुआ जाए और ये बताया जाए कि वो एक रोग आर्मी है। ये पहले से भी एजेंडा रहा है इस नून लीग का और इसके मुतल्लिक इश्तहारात भी इनके मुतल्लिक अलर्ज किए गए कि इन्होंने दिए। कामिल साहब, मेरा वो सवाल कि मुशर्रफ साहब अगर वाजपेयी से हाथ मिलाएं वो सही है? नहीं, देखें, आज जो एजेंडा है वो ये है जो आज आर्टिकल 6 के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, ये भी उसी एजेंडे का हिस्सा है। अदरवाइज पाकिस्तान में ये कभी हुआ नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को गद्दार करार दिया जाए, ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है आज आप देख लें, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, ये उस एजेंडे पे काम हो रहा है जो वाशिंगटन में तय हुआ। और अपने आप को काबिल एतमाद ज़ाहिर करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ ट्रेड की जो एक नारा लगा रहे हैं, आज देख ले आप अपनी सब क्या नहीं होनी चाहिए? भारत से क्या जंग करते रहेंगे हम? इतनी जंगें करके देख लिया, कोई बेहतर तिजारत नहीं होनी चाहिए? क्या होना चाहिए फिर? कतई तौर पे नहीं, तिजारत एक सब्सिडी मैटर है, तिजारत होगी, हमसाए नहीं बदले जा सकते, लेकिन इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। और सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की अफवाज की तकरीब होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। और आज की दुनिया पाकिस्तान की फौज को मजबूत नहीं देखना चाहती, इसलिए नहीं देखना। कामिल साहब, अगर पाक भारत तिजारत शुरू होती है, फौज की तजलील होगी इसमें? देखें, जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान के अंदर कहर साली है। और अगर ट्रेड शुरू कर देंगे, इंडिया का आलू यहाँ पे आके 40-50 रुपए में बिकेगा और पाकिस्तान का आलू जो है वो देखे ना, भारत का आलू 10 रुपए में बिकेगा, पाकिस्तान का आलू 40 रुपए में बिकेगा। मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। जी, मुशर्रफ साहब के दौर में फिर क्या मुख्तलिफ था? वहां भी वो वाजपेयी से जाके हाथ मिला रहे थे, कोशिशें हो रहे थे। खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने कहा हम कश्मीर के हल के करीब चले गए थे। आपका ख्याल है नवाज शरीफ साहब को कोई परवाह नहीं कश्मीर की, पाकिस्तान के मफादात की? मुशर्रफ के दौर में
इंडिया के साथ तजारत की इस तरीके से बात नहीं हुई कि वहाँ पे देखें एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर सब्सिडी है, वहाँ पे ट्रैक्टर फ्री मिल रहे हैं, वहाँ पे बिजली फ्री मिल रही है ज़राअत को। उनको जो 10 रुपए की चीज़ पड़ती है पाकिस्तानी जिम्मेदार को वो 40 रुपए की पड़ती है। तो पाकिस्तान की ज़राअत जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है पाकिस्तान, 70% एग्रीकल्चर मुल्क है, ये ज़राअत तबाह हो जाएगी। पानी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सब्सिडी नहीं है, बिजली महंगी है और लागत जो है, पैदावारी लागत जो है वो 4 गुना ज्यादा है। और हम इंडिया की सारी एग्रीकल्चर आइटम जो है यहाँ पे फरोख्त करेंगे। आलू वहां से आएगा, प्याज वहां से आएगा, अदरक वहां से आएगी, सही। यानी आपको लगता है कि ये प्री प्लान्ड है और पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस दौरे से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिल आगा साहब, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा। जो जी बिल्कुल जो आपने की हैं इसी का हम जवाब लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम रहनुमा हमारे साथ हैं शेख रुहेल असगर, मेंबर कौमी असम्बली हैं। शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कामिल आगा साहब की, वो कहते हैं बाकायदा एक एजेंडा है जिसके तहत ये किया जा रहा है, फौज की तज़ीक के लिए सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह उसामा, मैं इस किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं बिल्कुल चाहता। असल बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपना माजी भूल जाते हैं। आपने बार बार एक सवाल किया, अभी तो आपने बड़ी इज्जतदार किस्म की वो फुटेज दिखाई है, ज़रा वो पेश कीजिए जो असेंबली में जो गए थे परवेज़ मुशर्रफ और उठ के जाके मिले हैं, और वो इस तरह मिले जैसे कोई मतलब मैं इतनी मेरे ख्याल में बेइज्जती पाकिस्तान की वो नहीं कर सकते जितनी बेइज्जती उस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब आपके मामला ये है कि आपने एक बात याद रखें उसामा, हमने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी और तीनों जंगों से हमने क्या हासिल किया, मेरे ख्याल में वो आप भी जानते हैं और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब जो ये बात की जा रही थी ना, अभी आप एक लीडर की बातें सुना रहे थे कि वो जाएं और गुजरात के मुसलमानों पे चादर चढ़ा दें, इनको इतनी तौफीक नहीं होती। अगर कोई फर्ज कीजिए हम अपनी बेइज्जती खुद करते हैं, हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, कहीं वहां से ये सवाल कर दिया जाए, चलिए भले आप ये मान लें कि जी गुजरात में ये हुआ, हिंदू शरपसंदों ने ये सब काम किया, भैया आप अपने मुल्क में देख लीजिए, आपके मुल्क में 50,000 से ज्यादा बेकसूर बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया। और कौन थे लोग? वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने आज तक इन लोगों में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसके लिए कोई एक कलमा हक़ी कह दें या उनके लिए कोई जुलूस निकाल दें, कोई जलसा कर दें। ये हिम्मत की बातें होती हैं। मियाँ साहब ने अपने 20 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए ये जो कदम उठाया है, बड़े सोच समझ के अपने पूरे इंस्टीट्यूशन से एक मशावरत के बाद ये कदम उठाया। और ये कदम ऐसा है, ये बड़ी अहम बात की आपने शेख साहब, क्योंकि कामिल आगा साहब की दुनिया पे लग रहा था कि फौज जो है उसको नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। क्या फौज को इत्मीनान नहीं लिया गया? उनकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा था। 4 दिन उसामा साहब, 4 दिन लगे मियाँ साहब को मशावरत करने में। एक थी शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ और दूसरी शख्सियत थी इस मुल्क के वजीर आजम। मियाँ नवाज शरीफ का शायद दिल कर रहा हो कि मैं ना जाऊं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी कसीदा ख्वानियाँ अपनी तकरीरों में की थी, लेकिन बसीयत वज़ीर आज़म उन्होंने 20 करोड़ आवाम के सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। भाई अब जंगों का ज़माना नहीं है, अब नफ़रतों का ज़माना नहीं है, अब बैठ के बात करने की बात है। आज आप गए हैं, आपने एक पैगाम दुनिया में दिया है कि हम एक अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहना चाहते हैं, हम अपने हमसायों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ भी अमन कायम रखना चाहते हैं। वरना किसको नहीं पता उसामा, पाकिस्तान एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की हामिल एटॉमिक पावर है और बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा बेहतर एटॉमिक पावर है आप। और ये बातें करना के असल मसला होता है कि आप अपनी गुफ्तगू में जब आप करते हैं तो आप अपने माजी में ज़रा झांक के देख लिया कीजिए। इनके जो एक छोटा लीडर था जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, भाग भाग के अमृतसर जाते थे, भाग भाग के अमृतसर वालों को अपने घर बुलाते थे। ये सब चीज़ें आप क्यों भूल जाते हैं? क्यों अपनी जगहंसाई करते हैं? क्यों आप ये समझते हैं कि आप एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का गया है, जिसका दौरा बड़ा मतलब दूरस्थ नताइज का हामिल हो सकता है, और आप यहाँ बैठ के तनकीद कर रहे हैं? भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कम से कम अपने अल्फाज पे ज़रा थोड़ा सा दबाव रखा करें, अपने अल्फाज पे थोड़ा सा अपने काबू रखा करें, क्योंकि एक आपका वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म आपके हमसाया मुल्क में गया है।
वो लोग तो इज्जत दे रहे हैं, खदशात उन क्या लोगों हैं? ने तो आपको शेख साहब, हाँ जी, उन लोगों ने तो जी शेख साहब, जी, जी। खदशात क्या हैं? 1999-98 की हम बात करें तो मियां नवाज शरीफ ने फिर नहीं, कहा नहीं, कि जाकर नहीं। मैं इंटरव्यू दिया कि मैं वहीं से ताल्लुकात जोड़ना चाहता हूं। उसके बाद हमने कारगिल होते देखा, कभी हम देखते हैं मुंबई हमले हो जाते हैं। बात इस ये तरह है- खदशा तो नहीं कि जब नहीं, कोई बात ये है, बेहतरी की तरफ उसामा- चलती है कोई ना कोई साजिश हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो पाकिस्तान भी नहीं है, अब वो पाकिस्तान के वो लोग जो हैं वो भी नहीं है। ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, जो सियासी यतीम हैं उनकी उम्मीदें वस्ता हैं इस बात से कि कुछ हो जाए ताकि उनको अपनी दुकानदारी फिर चमकाने की कोई मौका मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है उसामा। मियाँ साहब ने, मैंने जो इस एक साल के दौर में देखा, मियाँ साहब ने अपने जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने अदारे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो भी किए हैं, वादे किए हैं या जो इकदाम किए हैं, वो उनके कॉन्फिडेंस के बाद किए हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि एक अदारा ऐसा है जिसने गलती की, उस गलती की वजह से आप समझते हैं कि हुकूमत को शायद इस पर खतरा है, तो मैं नहीं समझता कि एक किसी की सजा आप किसी और को तो नहीं दे सकते, या किसी के गुनाहों को आप किसी की और पलड़े में नहीं डाल सकते। अब बात यह है कि उसके बाद भी आप देख लीजिए, मियाँ साहब ने जिस अदारे की तरफ ये निशानदेही कर रहे थे, मियाँ साहब ने 3-4 ऐसे मौके हैं जहां उनको अपने दाएं तरफ रखा और दुनिया को पैगाम दिया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा बरसकार रहेगी और अपनी सरहदों की, नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना जानती है। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो दौर चला गया, अब वो दौर नहीं है। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और पाकिस्तान उस वक्त ही आगे बढ़ सकता है जब आप अपनी सोच को मुस्बत करेंगे। आप ये कहते हैं कि आप तजारत नहीं करेंगे, शेख साहब, आपकी दबाव हमें नजर आ रहा है। एक तरफ अगरचे वो दौर चला गया, लेकिन आजकल दौर है जलसे जुलूसों का। दबाव बढ़ाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून पर, वफाकी हुकूमत पर, मियां नवाज शरीफ पर। आपको नहीं लगता जब वो आएंगे तो कई मजहबी जमातें फिर दबाव डालेंगी, गद्दारी का उन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी इस दौरे के बाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर आप जरा गौर से अगर सारी मजहबी जमातों की बातें सुने तो उनमें से या का एक सीगा आता है, या कि आप ये भी कर लीजिएगा और आप इसको भी देख लीजिएगा। अब देखें, बात ये है कि आप कुछ खोने नहीं जा रहे, आप कुछ देने नहीं जा रहे। आप तो एक मामला जो है आपका कश्मीर का मामला है आपका। अभी मैं सुन रहा था तो मैं अपने दिल में हंस रहा था कि खुदा के बंदो, 11 साल तुम लोग बेताज बादशाह रहे। उस वक्त तुम्हें किसने रोका था कि तुम अपने पानी की बात ना करो? किसने रोका था तुम कश्मीर की बात ना करो? कश्मीर के कॉज को अगर नुकसान पहुंचा है तो वो 11 साल थे जिस पे कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचा है। और इसी बात से नुकसान पहुंचा है कि आप एक ऐसी आपने इंसिडेंसी की जिससे आपको शर्मिंदा भी होना पड़ा, हिफ्फत भी उठाई और आपने अपने जवानों की लाशें भी उठाई। अब ये इस किस्म की बातें करने वाले लोग जो हैं, इनकी अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के अवाम जो अमन चाहते हैं, जो बेहतरी चाहते हैं, हाँ आप बात कीजिए, आप एनर्जी क्राइसिस की बात कीजिए, आप उसकी बेहतरी की बात कीजिए। आप देखें ना, आप अभी रैलियों की बात कर रहे थे, जुलूसों की बात कर रहे थे। मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगेगी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत की जो सिमत है उसको देखते हुए खौफ है कि अगर हुकूमत 5 साल निकालती है तो इस सारे मामलात पे अगर 100% ही नहीं तो 50 से ज़्यादा फीसद ये इस पर काबू पा लेंगे और हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं रह जाएगा आइंदा आने वाले 2018 के इलेक्शन में। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको असामा, जरा इग्नोरेंस देखें। जी कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को बदल दें। अब इनको ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक है उनकी पोस्ट। अब उसका टेन्योर है 2015, अब इलेक्शन होंगे 2018, इसका मतलब बिल्कुल सेटअप ही नहीं होगा। दूसरा आप आ जाइए, मैं दूसरा आपको ये बताता हूँ कि किस तरह इग्नोरेंस है। सिर्फ ये एक किस्म की आप यूं कह लें, जो मैंने आपने अर्ज किया ना कि सिर्फ हाइफ। अब आ जाते हैं आप एक वो जो इलेक्शन की इन्होंने शुरू किया था, जो थंब से आप अपना वोट डालेंगे, सही। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उस पर एक ले चुका है, मतलब उसने एक डिसीजन ले चुका है इलेक्शन कमीशन। तो अब इस कहने का मतलब यही है कि या तो अब इग्नोरेंट है और दूसरा आप खाइफ हैं। आप इसलिए खाइफ हैं कि हुकूमत अगर अचीव कर जाती है, लोग अगर अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं, लोग अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर लेते हैं, आपकी मैशत ठीक हो जाती है, आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है, आपकी अमन उमान की पोजीशन ठीक हो जाती है, तो मेरा ख्याल है
बहुत वो मेरा अपना ख्याल है कि फिर उसमें आपके पास कोई इशू नहीं रह जाएगा जिस पे आप जाके अपने जलसों में बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रुहैल असगर साहब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हुकूमत की कारकर्दगी से लोग परेशान हैं, इसलिए तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान के मफादात पर हरगिज कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, बहरहाल देखते हैं कि इस दौरे से क्या कुछ हासिल कर पाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद और फैसलाबाद में कामयाब जलसे करने के बाद अब सियालकोट में मैदान लगाएगी। इमरान खान के जलसे भौंचाल पैदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने कल फैसलाबाद में पूरी तरह रंग जमा दिया था। इमरान खान का इल्जाम है कि उनका इलेक्शन चोरी किया गया और इसमें एक मीडिया हाउस के मालिक मुस्लिम लीग नून और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ट्रायका शामिल थी। मगर खूबसूरत बात यह है कि वो इस इल्जाम के जुर्म में तीनों अफराद पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि एक मजाक के सिवा और कुछ नहीं। या तो इमरान खान आर्टिकल 6 से मुतालिक कुछ जानते नहीं कि ये किस जुर्म के इर्तिकाब पर लगता है, या फिर इमरान खान ये मुतालबा करके परवेज मुशर्रफ का इंतकाम नवाज शरीफ से ले रहे हैं। खैर ये एक जुमला मुतरज़ा था जिसकी इमरान खान के चाहने वालों से बहुत माजरत है। जिक्र फैसलाबाद के जलसे का और इमरान खान के मुतालबात का था। इमरान खान के मुतालबात अपनी जगह पर कायम दायम है। वो 4 हल्कों के वोटों की तस्दीक अंगूठों के निशान के जरिए करवाना चाहते हैं। हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन समेत नादरा वाले कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं। सिर्फ यही 4 हल्के नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हल्के में अंगूठों के निशान की तस्दीक नहीं हो सकती। ऐसे वोटों को जाली नहीं कहा जा सकता, जबकि इमरान खान मकनातीसी सियाही के अदम इस्तेमाल की वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन और हुकूमत उल्टाना चाहते हैं। सियासी मकासद जो भी हों, सवाल यह है क्या इमरान खान अपनी मौजूदा जलसों की सीरियल के जरिए अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। फैसलाबाद के बाद अगला जलसा सियालकोट में 7 जून को है। क्या तहरीक इंसाफ ये तसलसल कायम रख पाएगी, इसी बारे में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब असद उमर से। असद उमर साहब, ये जो जलसे मुसलसल हो रहे हैं बड़े कामयाब तो हैं, लेकिन क्या इनके दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन खुद से इस्तीफा दे देगा? क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हमारा काम जो है वो अवाम के सामने, कौम के सामने अपने मुतालबात को रखना है, और जो भी हमारे पास जमहूरी और आईनी फोरम मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनको हमने इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ बुलंद की है, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, और जलसे निकालना, रैलीज निकालना, ये भी जमहूरी हक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो साथ आकर हमारे साथ शामिल हो रही है। तो कोई बात लोगों को दिल को लग रही है तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। आपको कोई नजर आया कि इन जलसों से 2 कामयाब जलसे अब सियालकोट में भी होगा, इनसे कोई दबाव बढ़ रहा है इलेक्शन कमीशन पर, या पार्लियामेंट में बहस पर, या अदालत पर फैसले जल्दी करने पर? ये वक्त बताएगा उसामा। मेरे ख्याल में दबाव तो बढ़ रहा है। वो जो बयानात आते हैं हुकूमत से, जो हुकूमती पार्टी है उनके जो रिएक्शन है, जिस किस्म के वो खदशात का इजहार कर रहे, उससे ये तो नजर आता है कि दबाव उनके ऊपर है। अब वो दबाव किसी मजबूत काम के लिए इस्तेमाल हो और वाकई ये निजाम बेहतरी की तरफ जाता है, क्या वो अच्छे फैसले करते हैं, या वो इसकी रिएक्शन के अंदर दबाव में आके गलतियां करना शुरू कर देते हैं। ये मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि वो जो अंगूठों की वो तस्दीक नहीं हो सकती। भाई, अगर छोटे से छोटा जुर्म भी होता है, कानून के अंदर उसकी कोई सजा होती है। पाकिस्तान का पूरा जमहूरी निजाम जिस इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर चलता है, उसमें इतनी बड़ी गलती हो जाए, मुझे सिर्फ ये बता दें किसको सजा दी गई है, किसको कसूरवार ठहराया गया है। सही है, कुछ तो हमें एक्शन होता हुआ नजर आए ना। सही, और तब तक जब तक एक्शन नहीं होता इस तरह जल्द से जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। कल कराची में एमक्यूएम के लाखों कारकुनों ने अपने कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। लाखों अफराद जनाब अल्ताफ हुसैन से लंदन में जारी नारवा सलूक और उन्हें हरासा किए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकले थे। इतलात के मुताबिक लंदन में एमक्यूएम और जनाब अल्ताफ हुसैन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और इस वक्त लंदन पुलिस की तरफ से एमक्यूएम और इसके कायद को तहकीकात का सामना है। इमरान फारूक कत्ल के बाद से एमक्यूएम लंदन में गैर मामूली हालात से दो चार है। जनाब इमरान फारूक के कत्ल का मुअम्मा अभी तक बरतानवी पुलिस हल नहीं कर पाई। ताम मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एमक्यूएम और जनाब अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम
आयद कर दिया गया है। यही नहीं, MQM के बारे में खबरें ये भी आई कि इसे अंदरूनी सतह पर भी कुछ मसाइल का सामना है। जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपनी पार्टी के अंदर ततहीर का अमल भी शुरू किया और नए लोगों को जिम्मेदारियां भी दी। MQM के सख्त दिन तवील कहे जा रहे हैं। एक तरफ लंदन में उसकी क़यादत को हिरासा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर MQM के अपने कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों का सामना है। आज भी MQM के एक कारकुन इशफाक कुरैशी की तशद्दुद लाश को दफनाया गया। यूं लग रहा है कि MQM वक्त कराची और लंदन में निशाने पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत MQM को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर तोड़ फोड़ का शिकार किया जा रहा है? अगर तो इत्तेफाक नहीं, खालिस मनसूबाबंदी है, तो फिर कल के बहुत बड़े प्रोसेशन के बाद ऐसी मनसूबा साजी करने वालों को यह पैगाम दो टोक अंदाज में मिल गया होगा कि MQM के लाखों कारकुन हमदर्द सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन के साथ हैं और उनसे कोई ज्यादती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल के जलसे के हवाले से आइंदा की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे MQM के मरकजी रहनुमा वासिल जलील से। वासिल जलील साहब, किन मुश्किलात का सामना है अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, अल्ताफ हुसैन साहब को? देखें उसामा, आपके सवाल का तो जवाब देता हूँ, मगर थोड़ा सा जो भी आपने इंट्रो दिया है उसमें मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी तसी हो जाए कि आपने कहा है कि उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है या कहीं साबित हो गया। तो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस ज़रूर चल रहा है मगर इट्स नॉट प्रूवन येट। जो सूरत हाल कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रैली में कल जो वहाँ पर गुफ्तगू की तो उस स्टेज से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा आए उन्होंने जो बातें की उसमें यकीनन बैंक अकाउंट्स की जो क्लोजर हुए हैं, जो उनको बंद किया गया है, वो एक अनडेमोक्रेटिक, इलीगल और जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। बीइंग अ पर्सन, उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं कि उनको जो है वो तमाम सहूलतें वहाँ पर जो है वो फराहम हों और यकीनन जो वहाँ डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं या यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जो पाकिस्तान की तरह अब यकीनन ज़्यादातर पाकिस्तान में अब सिस्टम आया मगर वहाँ लंदन में जो है वो एक काफ़ी पुराना निज़ाम है कि वहाँ के अकाउंट से चीज़ें जो हैं वो डेबिट होती हैं और आपके बिल्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो यकीनन जो है वो छीनी हैं और ये एक बेसिक ह्यूमन राइट वहाँ पर जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने। इसी तरह से जब पिछले साल जब वहाँ पर रेड कंडक्ट हुई थी तो अल्ताफ़ भाई की जो साहबजादी हैं अफ़ज़ा, उनके आईपैड को ले जाना वो जो है मतलब इंतहाई एक सरसर ज़्यादती है। एक 11 साल बच्ची का आईपैड जो है वो किस मकसद के लिए हो सकता है? मतलब सभी जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे होते हैं। और इसी तरह से अल्ताफ़ भाई की जो है वो उनकी चाइल्डहुड से एक हॉबी है कि कॉइन को कलेक्ट करना। तो अल्ताफ़ भाई चूँकि लंदन में गुज़िश्ता 20 साल से मुकीम हैं, 20 साल से ज़ायद, तो अल्ताफ़ भाई वहाँ पर कॉइन कलेक्शन रखते हैं और उन कॉइन कलेक्शन का हमने जो है वो एक पूरा अपनी इस ज़िंदगी के अंदर हमने पूरा एक मस्बत जो है वो अमल भी देखा है कि वो तमाम एक वक्त में अल्ताफ़ भाई ने जो है उसकी जितने भी कॉइन जमा हुए थे जो तकरीबन 10 साल पर मुहित थे, तो वो तमाम उसकी कलेक्शन करके अल्ताफ़ भाई ने यहाँ पर वो पैसे भिजवाए गए और उस तमाम पैसों से जो उसकी अर्निंग हुई उसके जो रेमिटेंस मिली उसकी तो उस पर शोधा की फैमिलीज़ में उसको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो परेशानियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो फेस कर रही है, उस हवाले से कल हमने भरपूर अपना एहतजाज जो है वो बरतानवी हुकूमत तक जो है पहुँचाया है, डेविड कैमरून तक पहुँचाया है। और मैं समझता हूँ कल बड़े वाज़ेह तौर पर यकीनन वहाँ की हुकूमत बरतानिया ने उसको देखा होगा कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदे अल्ताफ़ भाई जो हैं कल सबके सामने दोबारा नजर आए। गो के इससे पहले हम बहुत दफ़ा रैली कर चुके हैं मगर इस सूरत हाल में कि जहाँ पर जो है वो एक मनसूबाबंदी के तहत तमाम सूरत हाल जो वो की जा रही हो, तो कल लोगों ने देख लिया होगा कि लाखों अफराद का ठाटे मारता समंदर जो है वो इस तरह उमड़ कर नहीं आता। यकीनन वो मोहब्बत है, वो चाहत है, वो लगन है जो अल्ताफ़ भाई के लिए वहाँ पर सबके सामने मौजूद है और कोई भी इस तरह की जबरी ताकत जो है वो अल्ताफ़ भाई से लोगों को जुदा नहीं कर सकती, चाहे जितने प्रोपेगेंडे कर लें। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट जमात है। हम पर जितना जबर करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उतना ही इंटैक्ट होती जाएगी, उसका इत्तेहाद जो वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मैं आपके इस इंट्रो की भी यहाँ पर एक वजाहत कर दूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर किसी किस्म की जो अखबारात में मनफी प्रोपेगेंडा के करके जो है वो चलाई जा रही है, खुदा न खास्ता कोई इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इंटैक्ट है और अगर ये इंटैक्ट सूरत हाल नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो कल जो लोगों ने देखा है इज्तिमा, तो वो सबके लिए आई ओपनर होना चाहिए। और मैं तो गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि अपनी तमाम तर इस तरह की साजिशों को बंद कर दें, अपनी चीज़ों को मस्बत अंदाज में लेके चलें, पाकिस्तान को भी तरक्की करने दें। और इसी तरह से बरतानिया में अल्ताफ़ भाई के ऊपर इस तरह की जो इल्ज़ाम तराशों का सिलसिला उसको फिलफौर जो है वो बंद किया जाए और इससे जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला कायदे अल्ताफ़ भाई जो हैं गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन तमाम तर सूरत हाल को
जो है वो अपने आइनी तरीके से भी इसको देख रही है। एंड ऑफ द डे जो है वो इंशाल्लाह हर चीज़ें मस्बत होंगी और इस तरह की सूरत हाल से जो है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही, जो मनसूबाबंदी की आप बात करें, मैंने भी उसी तरफ इशारा किया है कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में भी, अंदरूनी तौर पर भी और लंदन में भी। तो आप भी कह रहे हैं कि मनसूबाबंदी है, तो फिर ये तो कामयाब नहीं होगी जिस तरह आप इसका कर रहे हैं। तो बुनियाद वहां पर क्या बनाई गई है अकाउंट मुंजमद करने की? इस बारे में बताया गया है? क्या लंदन में भी इस पर कोई एहतजाज किया जाएगा या कानूनी चाराजोई की जाएगी? उस बारे में क्या सोचा जा रहा है? देखो सामा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब अथॉरिटीज से रब्ता करें तो कहते हैं जी नहीं हमारा कोई परव्यू नहीं है। इसी तरह से जब बैंक से अगर कोई बात करो तो बैंक कहता नहीं जी हमारे पास तो कोई नहीं, बस हम अपने जो बिज़नेस है वो आपसे बंद कर रहे हैं, बट फॉर नो रीज़न। मतलब उन्होंने हमें कोई वाज़े तौर पर जो है वो रीज़न नहीं दिया गया। तो ये भी एक टैक्टिक्स हैं। जी बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह।